हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हमारा यह बिहार दरोगा मेंस का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 100 प्रश्न को कवर करेंगे जैसे कि आपके सिलेबस में बताया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया था, अजातशत्रु का उपनाम क्या था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। अजातशत्रु का उपनाम जो था वो कुणिक था और लगभग सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अजातशत्रु हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। ध्यान रखिएगा, हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या 493 ईसा पूर्व में कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा था। काकवर्ण के नाम से जाना जाता है कालाशोक को और अमित्र खाद के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार को अमित्र खाद के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड, संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी उससे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे यह संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो सबको ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, ट्रैकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ट्रैकोमा जो है यह आंख से संबंधित बीमारी है और इसमें आंख का कॉर्निया प्रभावित होता है और यहाँ तक कि इससे अंधापन भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में किनके द्वारा रखा गया था। तो ये रखा गया था एम.एन. राय के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कब की गई थी तो ध्यान रखिएगा, 1935 में। चौथा प्रश्न देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1980 से संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण संगठन के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष 27 सितंबर के दिन पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पांचवा प्रश्न है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो एक प्रकार का यह फेस्टिवल है और यह मनाया जाता है सिक्किम में। याद रखिएगा, लोसांग कहाँ का त्यौहार है, सिक्किम का त्यौहार है। छठा प्रश्न देखिए, हौज खास किसने बनवाया था। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था। तो हौज खास को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर देखिए, किस अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को समर्थन किया था। ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था इसका समर्थन किस अखबार ने किया था। तो फ्रेंड, इसका समर्थन जो किया था पायनियर ने किया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और ये कब लाया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में लाया गया था सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। सोम प्रकाश एक पत्रिका थी, ये जो सोम प्रकाश है इसी को प्रतिबंधित करने के लिए लाई गई थी। और इस अधिनियम के तहत अगर किसी अखबार ने कोई आपत्तिजनक लेख छापता था तो सरकार उनकी जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति थी सबको जब्त कर लेती थी। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 8 नंबर देखिए। 8 नंबर है कि एल.एम. सिंधवी समिति किससे संबंधित है। तो देखिए, एल.एम. सिंधवी समिति जो है यह 1986 में, ध्यान से देखिएगा, 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के विषय पर बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता एल.एम. सिंधवी ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि द रिवॉल्यूशनरी पत्रिका का संपादन किसने किया था।
इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिंद्र सान्याल ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो अंतरिम सरकार जो बना था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था उसमें मैं बात कर रहा हूँ। श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम और शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और अंतरिम सरकार में जो है राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कृष्णदेव राय जो थे यह तुलुप वंश के महान शासक थे, याद रखिएगा, तुलुप वंश के महान शासक थे कृष्णदेव राय। और ये बाबर के समकालीन थे, मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर प्रश्न, महावीर की पत्नी का नाम क्या था। देखिए पत्नी का नाम पूछा जा रहा है महावीर स्वामी का। तो इनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माता का नाम त्रिशला था और अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। और महावीर कौन थे, जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 163 के तहत। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी। हिंदी में एक बात कीजिए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह जारी किया जाता है। 15 नंबर देखिए, पर्यावरण संबंधित कानूनों में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 2.42। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ यह होता है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 के समान होता है। 17 नंबर है कि वाष्पोत्सर्जन के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के मापने वाले जो यंत्र है उसको कहा जाता है पोटोमीटर। ध्यान रखिएगा, एम मीटर जो है यह विद्युत धारा मापा जाता है, इससे वोल्टेज मापा जाता है वोल्ट मीटर से, और उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। तो फ्रेंड्स सबको ध्यान रखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, क्रूक्स कांच का उपयोग होता है। तो क्रूक्स कांच का उपयोग होता है धूप के जो चश्मे हैं उसके लेंस बनाने में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था। और फ्रेंड वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने टोटल कितने प्रश्नों को अपने आप सोल्व किया है। तो देखिए न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे गौतम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टोटल दर्शन कितने हैं मैं बता चुका हूँ, टोटल 7 दर्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, थाईलैंड की मुद्रा क्या है। तो थाईलैंड की मुद्रा जो है वो बहुत है, याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको ऐसे बात भी मिलेगा, ठीक है। और म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज, याद रखिएगा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 22 नंबर देखिए, दीवाने बंदगान की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो देखिए दीवाने बंदगान जो था यह एक दास विभाग था, याद रखिएगा, दास विभाग था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज जो कि एक वित्त विभाग था इसकी स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने
मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग था इसकी स्थापना की थी, और बलबन ने दीवाने अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था इसकी स्थापना किया था। 23 नंबर देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा, 1936 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? तो ये करवाया था बलबन। याद रखिएगा, बलबन किस वंश का था? गुलाम वंश का था। 25 नंबर देखिए, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो था यह शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने करवाया था। तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और महाभारत तथा रामायण का अनुवाद फारसी में ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये दिया था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो ये कौन सा पत्रिका है? अल हिलाल है। इंपॉर्टेंट है, अल हिलाल, ध्यान रखिएगा। 1912 में अबुल कलाम ने अल हिलाल नामक साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसका उस समय संपादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। किसने किया था? सचिंद्र सन्याल ने। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम है हिंदुस्तान, और सिर्फ यहाँ जोड़ लेना है सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी और इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय थे एम.एन. रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ राय। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइनोकोबालामिन, याद रखिएगा। और इसमें कौन सा धातु मौजूद रहता है? कोबाल्ट रहता है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में एक पादप हार्मोन इनमें से कौन है? तो पादप हार्मोन जो है ये है साइटोकाइनिन, याद रखिएगा। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो देखिए, बर्ड फ्लू जो है ये वायरस से होता है और इस वायरस का नाम क्या है? तो इसका नाम है H5N1। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। H1N1 जो है ये स्वाइन फ्लू का वायरस है, याद रखिएगा। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 72, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 79 में है, आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है और अनुच्छेद 123 जो है इसके अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु इसे मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान रखिएगा, अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है? तो देखिए, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? इसका आशय यह है कि इस न्यायालय का निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। और ये कहा गया है अनुच्छेद 129 में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। 214 में जो कि हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय, उनके गठन का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये उड़ीसा के कटक में स्थित है। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर है कि भारत के किस राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ लगती है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के 4 राज्य म्यांमार से सटते हैं। ये 4 राज्य कौन से हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और इसी के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। पहले बृहस्पति के पास था, लेकिन अब शनि के पास है, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर देखिए, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? फ्रेंड, इसी तरह के प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेवल यहीं रहेगा, आप सिर्फ रिवीजन करते जाइए। मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी आपकी तैयारी है उसको पूर्णतः समाप्त कर लिया है, और सिर्फ आपको रिवाइज करना है। तो देखिए, भारत जो है एशियान का सदस्य नहीं है, G20 का सदस्य है, UNO का सदस्य है और राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है भारत, लेकिन एशियान का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। मैंने अगले प्रश्न में भी आपको बताया था, जो पिछला प्रश्न था उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 के बनारस अधिवेशन की। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, और इसी की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 42 नंबर देखिए, फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री सेल्सियस का मान आपको बताना है। और फ्रेंड्स, हमारा जो एक और चैनल है 5 मिनट GKGS, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 मिनट GKGS, इस चैनल पर आपको ट्रिक से वीडियो मिलेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला होता है C/100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। अब देखिए, यहाँ आपको 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो यहाँ आप 40 पुट कर दीजिए। 40 अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। तो देखिए, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 40 इंटू 80 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा ये 100F माइनस 3200। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इसको जब कीजिएगा तो 18 चौका, ये माफ़ कीजिएगा, ये 180 है, तो 18 चौका कितना हो जाएगा? ये 7200 हो जाएगा। ठीक है, और 7200 जब हो जाएगा और ये माइनस इधर आएगा तो 3200 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7200 माइनस 3200, मैं मिटा देता हूँ। 7200 माइनस 3200 इक्वल टू 100F, ऐसा समीकरण बनेगा। अब यहाँ से जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? इतना बच जाएगा। अब देखिए 2 0 इधर, तो कितना? 40 डिग्री। तो सही आंसर क्या, माफ़ कीजिएगा कहीं गलती हो गई है, फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमारा इक्वेशन क्या था कि 40 इंटू 180, ठीक है, इक्वल टू 100F माइनस 3200। अब देखिए 3200 इधर आके प्लस होता, हमने माइनस कर दिया था, तो देखिए 7200 प्लस ये 3200 जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 104। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, और ध्यान रखिएगा कब मिला था? तो 1921 में, यह भी पूछा जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 में। ठीक है, और अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 331 के तहत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए उबर कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला विश्व विरासत स्थल पट्टाकल के स्मारक किस राज्य में है? पट्टाकल के स्मारक किस राज्य में? और ध्यान रखिएगा ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची स्थल में सूची शामिल है। और ये कहाँ है? ये पट्टाकल का स्मारक कर्नाटक में है। 47 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है, ध्यान रखिएगा। और न्यायाधीशों की संख्या कितनी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 15 है, ध्यान रखिएगा 15 है। 15 न्यायाधीश होते हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए। प्रत्येक 3 वर्ष पे 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 48 नंबर, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनिन, याद रखिएगा। रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, फिलोक्यूनोन। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है यह पैराऑप्टिक ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है जो कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो ध्यान रखिएगा, पैराऑप्टिक ग्रंथि से निकलता है और रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। 50 नंबर देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 52 नंबर देखिए, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये नगर पालिका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। 53 नंबर देखिए, राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो देखिए राज्यपाल का पहले जो मासिक वेतन था वो था 1,10,000 रुपया, लेकिन अब मासिक वेतन राज्यपाल का कितना हो गया है? 3.5 लाख रुपया हो गया है, ध्यान रखिएगा 3.5 लाख रुपया हो गया है। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये है केरल में। पेरियार भी केरल में है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। और इस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड कर्जन था, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे की स्थापना किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। और इसी के समय बंगाल का विभाजन भी हुआ था। 56 नंबर देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होते हैं डोवर जल संधि के द्वारा, जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए डोवर जल संधि के द्वारा। टॉरस जल संधि जो है इसके द्वारा न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया अलग होते हैं, याद रखिएगा। न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जो है टॉरस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। उसके बाद बेरिंग जल संधि के द्वारा अलास्का और रूस अलग होता है, अलास्का और रूस। और मलक्का जल संधि के द्वारा इंडोनेशिया और मलेशिया अलग होते हैं, याद रखिएगा, इंडोनेशिया और मलेशिया। 57 नंबर देखिए, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा इनमें से कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, तो आपसे ठंडी जलधारा पूछा जा रहा है। तो हम्बर्ट जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। एल-नीनो जलधारा यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राज़ील धारा यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और लेब्राडोर जलधारा यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ सबको आप ध्यान रखिएगा। 58 नंबर देखिए, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। 59 नंबर देखिए, कौन सा जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो 180 डिग्री देशांतर, ध्यान रखिएगा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है।
और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर बेरिंग जल संधि है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया है। तो सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा गया है और मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा गया है, ध्यान रखिएगा। और जहां मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी सल्तनत काल में, यानी मजलिस खलवत की जहां बैठक होती थी, उसे मजलिस खास कहा जाता था। 61 नंबर देखिए। भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है ये लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था और इसी के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या पूछी जा रही है। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। देखिए 250 कैसे होगी, तो ध्यान दीजिएगा। 229 जो है राज्यों से, उसके बाद 12 जो है सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और मैक्सिमम 9 सदस्य जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। तो टोटल कितने होंगे, 222 और 12 241 और 9 250 हो गए हैं। लेकिन वर्तमान में 245 सीट है। 245 में से इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। 229 जो हैं ये राज्यों से हैं, 12 राष्ट्रपति के द्वारा और 4 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से। तो 219 और 12 41 और 4 45। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम उपसभापति जो थे ये थे श्री SV कृष्णमूर्ति राव और प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और यहीं राज्यसभा के पदेन सभापति थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 64। इनमें से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो हर्षवर्धन की रचना जो है इसमें से हर्ष चरित्र नहीं है। हर्ष चरित्र जो है वान भट्ट की रचना है और वान भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है यह हर्षवर्धन की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहला सबसे युवा अध्यक्ष कौन था। पहला सबसे युवा अध्यक्ष, तो पहला सबसे युवा अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सबसे युवा अध्यक्ष और इन्होंने 1923 के विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखिए। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ मिलता है। तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है ये चचनामा से मिलता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 67 नंबर देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 68। अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, उसके बाद HNO3, उसके बाद H2SO4, उसके बाद CH3COOH। ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछे गए थे। 69 नंबर देखिए। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और ये बनी होती है सेलुलोज की। अगला क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर। किसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तो 13 कक्ष होता है कॉकरोच का हृदय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 कक्ष कॉकरोच का हृदय होता है और केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है और मनुष्य का भी 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो देखिए एहोल अभिलेख का संबंध जो है यह पुलकेशिन द्वितीय से है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से था। अगला क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर। गीत गोविंद के लेखक जो थे जयदेव, यह किसके राज्यसभा में रहते थे। तो गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। ध्यान रखिएगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे और यह सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मक्का में व्हाइट बर्ड नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए जस्ता की कमी के कारण। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर। पृथ्वी आकार में बताना है कि कौन सा बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी जो है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। जीवाणु से, ध्यान रखिएगा, जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है।
तो देखिए पेचिस जो है ये जीवाणु से नहीं होता है, ये होता है प्रोटोजोआ से, यानी परजीवी से होता है, ध्यान रखिएगा। और कौन से परजीवी से होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, याद रखिएगा। बाकी जो टेटनस, हैजा और प्लेग जो है ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। 76 नंबर देखिए, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? तो रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। यूरेनियम को कहा जाता है आशा धातु, ध्यान रखिएगा। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है और टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। 77 नंबर देखिए, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो देखिए मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी को जोड़ा गया, यानी एक भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो कि 71वां अभी प्रश्न में पूछा गया है, 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ध्यान रखिए 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, ठीक है फ्रेंड्स, 3 भाषाओं को। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भाषाओं को। और 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। तो देखिए मूल में 14 भाषाएं थी और अब टोटल 22 भाषाएं हैं। तो 4 3 7 1 8, तो 14 और 8 22 भाषाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 64 के तहत। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 64 के तहत भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 79 नंबर देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहदर था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव रखी थी, याद रखिएगा। 80 नंबर देखिए, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक मात्र 14 वर्ष की आयु में कलानौर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था? कलानौर में। 81 नंबर देखिए, अब ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो देखिए फ्रेंड, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए कुछ नहीं किया गया है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 21 आया है। उसी प्रकार देखिए 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो हम ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे? तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। 12 को अब 9 से, देखिए 7 8, अब यहाँ 9 से किया गया, तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। उसी प्रकार 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो संख्या क्या है? तो देखिए मान लीजिए संख्या x है, संख्या का जो तिगुना है 3x हो जाएगा और वह इसके 3x/5 से 60 अधिक है। तो यही हमारा समीकरण बना। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 15x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब ये 60 यहाँ फिर से देखिए, और 15 में सब 3 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12x आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो 300 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 300/12। तो इसको काट दीजिए, 300/12 जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? सही आंसर इसका कितना हो जाएगा? 300/12 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए किया क्या गया है, 1 × 1 + 2 जोड़ा गया है, तो ये कितना आ गया है? 3 आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किया गया है कि 3, यहाँ देखिए पहले 1 × 0 + 1 किया गया तो कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 1 को फिर अब देखिए 1 को यहाँ लाया गया और इसको किया गया 1 × 1, यहाँ 0 था, अब 1 है, 1 जोड़ा गया है तो यहाँ 2 जोड़ा गया है तो 3 हो जाएगा। फिर 3 को यहाँ लाया गया है तो 3 × 2 + 3 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 दूना 6 और 3 9। फिर 9 को कीजिए तो 9 को अब यहाँ 3 से कीजिए तो 9 × 3 = 27 और ये 4 अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 31। फिर इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार जब हम 31 को करेंगे तो 31
गुना कितना करेंगे 4 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 129। और फिर 129 को आगे चेक कर लेते हैं, तो 129 गुना 5 + 6 जब इसको करेंगे तो 651 आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 129। सही आंसर है ऑप्शन ए, आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि एक फोटोग्राफ में लड़की की तरफ इशारा करते हुए अमर ने कहा कि उसकी माँ का भाई जो है मेरे माँ के पिता का एकमात्र बेटा है। उस लड़की की माँ का अमर से क्या संबंध है? तो देखिए कह रहा है कि एक लड़की, उसकी माँ जो का भाई जो है, उसकी माँ का भाई है, मेरे माँ के पिता का एकमात्र क्या है? पुत्र है, एकमात्र बेटा है। तो देखिए ये दोनों जो है इसकी मौसी लगेगी। क्या लगेगी? इसकी मौसी लगेगी। कुछ लोग चाची भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन में मैं मौसी और चाची दे दिया हूँ। 85 नंबर देखिए, ये लुप्त संख्या है। तो देखिए ये टोटल गिन लीजिए कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए ABCD, ठीक है फ्रेंड्स, 5 5 का पेयर बना दीजिए। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए BCD, 1 2 3 4 5 हो गया D तक। उसके बाद फिर BCD, 5 का पेयर होगा। अब देखिए ABCDD, अब यहाँ देखिए D 2 बार आया है, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए ABCCD, यहाँ C 2 बार आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए ABB 2 बार आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बना के खुद से चेक कर लीजिए एक बार। 86 नंबर देखिए, 86 नंबर में है कि देखिए क्या किया गया, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो देखिए कुछ नहीं किया गया है, 3 का स्क्वायर किया गया है, और शायद ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। उसके बाद 2 का क्यूब किया गया है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, और 2 का क्यूब करने पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 3 और उसका एक कम अंक लिया गया है 2। उसी प्रकार इस यहाँ रिलेशन देखिए, अब 4 का स्क्वायर से 16 तो आ रहा है, तो 4 का एक कम अंक का हम क्यूब करेंगे। तो 4 का एक कम अंक क्या होगा? 3 होगा। 3 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर। 87 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 36 किलोमीटर को थोड़ा सा आप इसी में थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको फटाफट आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और टाइम निकालने के लिए आपको पता है कि दोनों लंबाई जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, और पुल की लंबाई 132 हो जाएगा, और यहाँ ये 10 मीटर जोड़ दो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका निकल के? 24.2 सेकंड आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिए, 10√2 बना लीजिए इसको, ठीक है। देखिए किसी वर्ग की एक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका विकर्ण सेंटीमीटर में ही पूछा गया है। तो विकर्ण की क्या होता है? भुजा √2 होता है, A√2 होता है। A का मान 10 है और 2 रूट और सेंटीमीटर में ही है, तो सेंटीमीटर। तो सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सुधार लीजिएगा, ये 10√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर। 89 नंबर है कि यदि 40 व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम 15 दिनों में उपयोग करते हैं। अब देखिए काम यहाँ हम क्या मान लेते हैं? 60 किलोग्राम चावल का उपयोग करना ही एक काम है, तो काम को नीचे लिख दीजिए। उसी प्रकार 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल को उपयोग, यानी 12 किलोग्राम जो चावल है उसका उपयोग कर रहे हैं काम की तरह, उसको खाना समाप्त करना एक काम है। तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो एक्स मान लीजिए यहाँ। तो जब इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए 30 से यहाँ एक जीरो से ऊपर एक जीरो काट दीजिए, 12 25 60 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 15 हो जाएगा। तो ये देखिए फिर ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 दिन आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 दिन। आप एक बार कॉपी पेन पे खुद से साफ साफ आप कर लीजिए। तरीका मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, यदि किसी कक्षा में 15 छात्र हैं, उनका औसत 32 है। एक अन्य कक्षा में 20 छात्र हैं और दोनों कक्षाओं का औसत 28 दिया गया है। तो 20 कक्षा वाली जो छात्र वाली जो कक्षा है उसका औसत पूछा जा रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके इसमें अपनाना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए करेंगे क्या, आपको टोटल एवरेज दिया हुआ है कि टोटल एवरेज कितना है? 28 है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 15 गुना 32 कर दीजिए, ये वजन आ जाएगा। उसके बाद 20 गुना मान लीजिए कि इनका एक्स एवरेज है, ठीक है। उसके बाद टोटल 15, कितने स्टूडेंट हैं? 15 यहाँ हैं, और उसके बाद कितना? 20 हैं।
तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपको 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 25 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर की 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 है, तो वह धन क्या होगा। 2 वर्ष के लिए काफ़ी आसान एक फॉर्मूला है कि चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, PR/100 का स्क्वायर, P इंटू R/100 का स्क्वायर। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15 दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ, अब देखिए एक बार मिटा देता हूँ मैं, तो 15 और PR दिया हुआ था 500, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए 2 बार लिख दीजिए, 1/20, 1/20 और इधर कितना है, 15 है। ठीक है, तो इधर 15 है तो P की वैल्यू कितना आ जाएगा, सबको इधर भेज दीजिए, 2 दूना 4 यानी 400, और 400 गुना 15 6000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि आशीष ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेची, यदि वह 30 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य x है, तो देखिए अब हानि पर जब विक्रय मूल्य होता है तो क्या होता है, 100 माइनस हानि प्रतिशत होता है ना। इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस का, जब हानि प्रतिशत हो तो CP इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है, बटा 100, तो ये कितना आ जाएगा, CP x माना था हमने, उसके बाद ये 100 में से 95/100 आ जाएगा, यही जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 95x/100 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब कह रहा है कि 7% का लाभ होता, तो 7% के लाभ में क्या होता, CP x मान लीजिए, x माने थे, मल्टीप्लाई, अब 107 हो जाएगा, ये जोड़ देना है इसमें, बटा 100, तो 107x/100। अब कह रहा है कि 107x/100 माइनस 95x/100, कह रहा है कि ना कि 7% में लाभ में बेचा होता तो 30% 7% लाभ होता, अगर 30 रुपया अधिक मैंने बेचता तो। ठीक है फ्रेंड्स, अधिक लाभ होता उसको 30 रुपये का, तो यहाँ 30 लिख दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 12x/100 और इधर 30 है, तो इधर अब जाएगा इधर 100, तो ये 12 आ जाएगा, तो 12 से इधर आके डिवाइड कर दीजिए, इधर 12 आ जाएगा, तो कीजिए 3 टाइम्स कीजिए, 3 4 जा 12 और 3 10 जा, ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर ये 50 टाइम में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 250 आंसर आ जाएगा। आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, कह रहा है कि कारपेंटर लिखा हुआ है CARPENTER, ठीक है, कह रहा है कि इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो चेक कर लीजिए, तो देखिए NECTR ये बनाया जा सकता है, NECTR, CRPET ये भी बनाया जा सकता है, CRPET बनाया जा सकता है, पेंटर देखिए PAINTR, देखिए आई नहीं है इसमें, तो यही नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, कह रहा है कि मुकेश, मान लीजिए ये मैं मान लेता हूँ पूरब, ठीक है, ये मैं पूरब मान लिया, ये मैं पश्चिम मान लिया, पश्चिम का क्या होता है, वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो गया, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, यहाँ वो था अपने घर के पास, ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर उत्तर जाता है, कितना जाता है, 15 किलोमीटर, फिर वो पश्चिम मुड़ के 10 किलोमीटर जाता है, पश्चिम मुड़ के 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वह दक्षिण मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, दक्षिण मुड़ता है 5 मीटर चलता है, उसके बाद फिर पूरब मुड़ के 10 किलोमीटर आ जाता है, तो यहीं तो पहुंच गया ना, ये देखिए 10 किलोमीटर, यहाँ से भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में ही है, सही आंसर ऑप्शन सी। पढ़ लीजिए एक बार। 95 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, निर्वाचन मंडली व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, वज्जी महासंघ की राजधानी कहाँ थी। फ्रेंड, हमारा जो दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, उस पर जितने भी 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानियों को मैंने ट्रिक से बताया है, और जिन्होंने भी उस वीडियो को देखा होगा वो आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आजीवन आपको याद हो जाएगा। 5 मिनट जीके जीएस वीडियो का, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च करके भी चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 200% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
तो देखिए मान लीजिए कि लंबाई भी 100 है और चौड़ाई भी 100 है, तो L इंटू बी होता है, तो मल्टीप्लाई जब कीजिएगा इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 4 जीरो आ जाएगा ना। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 200 की वृद्धि हो जाती है लंबाई में भी और चौड़ाई में। ठीक है, तो 200 और 100 तो 300 हो गया ना। 200 की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, अब 100 में 200 का वृद्धि कीजिएगा तो 300 हो जाएगा। तो अब लंबाई भी 300 हो गया और चौड़ाई भी 300 हो गया, तो अब कितना हो गया, 3 3 9, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। तो कितना का अंतर होता है, अब घटा दीजिए इसको, जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 पे 4 जीरो। ठीक है, और शुरू में कितना था, 1 पर 4 जीरो। ठीक है, और इसका परसेंटेज निकालना है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कटा, तो बच गया कितना, 800। 800 वृद्धि हो जाएगी। 99 नंबर देखें, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले जान लीजिए ये बिहार में है। कहाँ है, बिहार राज्य में है और बिहार के जमुई में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फ्रेंड इसके बारे में आप जितना भी जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जितना भी आप डिटेल में जानते हैं सब कुछ आप लिख के बता दीजिएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में देकर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना है, जस्ट वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है अपने किसी भी ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर कहीं भी जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे हैं वहाँ आप शेयर कर दीजिए। तो इतना मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 5 मिनट जीके जीएस और इस सक्सेस केंद्र को भी, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।